नमस्ते, मेरा नाम है यशदीप और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्राइम कहानी में, जहां हम दुनिया भर में हो रहे अपराध और अपराधियों की कहानियां आपके सामने रखते हैं। तो आज की कहानी किसी बाहरी देश की नहीं बल्कि अपने ही देश इंडिया की है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां के एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। बात साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। प्रोफेशन से वो पत्रकार थे, तो जाहिर सी बात है अपने काम के लिए कई बार उनको बाहर भी रहना पड़ता था। तो पहले धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर रुक गए होंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। इसीलिए शुरुआत में धीरेन्द्र सिंह के घर वालों ने उनके काम से घर ना लौटने पर ज्यादा चिंता फिक्र नहीं दिखाई। पर बाद में घर वालों की चिंता तब ज्यादा बढ़ने लगी जब 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह से परिवार का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। उस समय धीरेन्द्र सिंह अपने पास मोबाइल फोन रखते थे और उनका फोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने धीरेन्द्र सिंह को हर उस जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे, पर कहीं भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को कीडगंज पुलिस स्टेशन गए और वहां धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि मामला एक पत्रकार का था। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन फोन का नंबर मिला, जिस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी, और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बार बात हुई थी, वो भी इतनी रात में। पुलिस को लगा कि हो ना हो इस नंबर से धीरेन्द्र सिंह के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चल सकता है। पुलिस ने इस नंबर के बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर इलाहाबाद के छिउकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिउकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। पर जब फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ किया तो उसने बताया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उसके अच्छे रिश्ते हैं और 16 दिसंबर को उसकी उनसे बात भी हुई थी, और ये बातचीत केवल हालचाल लेने के लिए हुई थी। पुलिस उस दिन राजा कलंदर और फूलन देवी के बयान लेकर लौट तो गई, पर उसका शक फूलन देवी के परिवार पर गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़ के देखा। धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में भी पता किया, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस की शक की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह के बीच हुए फोन कॉल पर आकर रुक जाती। वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर कोई 12 बजे रात में क्यों बात करेगा, जब तक कि कोई बहुत जरूरी बातचीत ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना सन 2000 की है और उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी। लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बजे तक गांव में सन्नाटा पसर जाया करता था, खासकर ठंड में। पुलिस को लगा कि हो ना हो ये राजा कलंदर कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा कलंदर का बायोडेटा निकलवाया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधों में भी लिप्त रहता है। पुलिस को एक बड़ी अजीब बात यह भी पता चली कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, ना कि राजा कलंदर, और उसकी बीवी का असली नाम भी फूलन देवी नहीं है, बल्कि राजा कलंदर ने ही ये नाम उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम उसने अदालत रखा था तो दूसरे का नाम जमानत। राजा कलंदर के काले धंधों का पता चलते पुलिस ने उसे और उसकी बीवी फूलन देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पे दबाव बनाया। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया
और उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने के लिए एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा कि वो सच तो बताएगा, पर वो सबसे पहले दाल पिएगा। पुलिस भी उसके इस अजीब सी डिमांड को सुनकर हैरान हो गई। ऐसा नहीं था कि उसकी डिमांड बहुत बड़ी थी, बल्कि उसकी ये डिमांड तो बहुत अजीब थी। पर पुलिस के हाथ पहली बार कुछ सुराग लगा था। वो किसी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी। तो उसने राजा कलंदर के इस अजीब सी डिमांड को पूरा किया। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलनी शुरू की, वो हैरान ही नहीं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली भी थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक गिरोह था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवर को जान से मार देता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के आड़ में वो ऐसे बहुत सारे बुरे धंधे करता था। और कहीं से धीरेंद्र सिंह को उसके इन काले धंधों की भनक लग गई थी और उसे ये डर सताने लगा था कि कहीं धीरेंद्र सिंह उसके इन काले कारनामों को अखबार में ना छाप दे। इसी डर से उसने धीरेंद्र सिंह को रात में अपने पेगली फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेंद्र सिंह 17 दिसंबर की उस ठंड रात में राजा कलंदर के सुनसान पिगली फार्म हाउस पर अपनी बाइक से पहुंचे। राजा कलंदर ने उस फार्म हाउस में उन्हें आग के पास हाथ सेकने के लिए बिठा दिया। धीरेंद्र सिंह अभी आग के पास बैठे ही थे कि राजा कलंदर का साला वक्षराज दबे पांव उनके पीछे आकर देसी कट्टा से उनके पीठ पर गोली दाग दी। तुरंत ही धीरेंद्र सिंह की जान चली गई। इसके बाद राजा कलंदर और वक्षराज ने मिलकर उनकी लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भर दिया। इसके बाद दोनों ने धीरेंद्र सिंह के लाश के टुकड़ों को टाटा सुमो गाड़ी में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिला ले गए और लाश के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वो धीरेंद्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस दे आया और धीरेंद्र सिंह के जूते को अपने साले वक्षराज को दे दिया। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वक्षराज को उस जगह ले गई जहां दोनों ने धीरेंद्र सिंह के लाश के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस ने धीरेंद्र सिंह के शरीर के पार्ट्स को उस जगह से बरामद कर लिया। जब इन बॉडी पार्ट्स की धीरेंद्र सिंह के परिवार से शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स धीरेंद्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सुमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया, क्योंकि पुलिस को राजा कलंदर से ही पता चला कि ये गाड़ी भी रायबरेली से एक युवक को मार के छीनी गई थी। राजा कलंदर ने जो अपराध किए थे, जो जुर्म किए थे, उसकी गांठें अब एक एक करके खुलनी शुरू हो गई थी। पुलिस उसे पीगली फार्म हाउस ले गई जहां धीरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो दिखा वो मंजर देख पुलिस वालों की रूह कांप गई। उस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। इन इंसानी खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम भी लिखे थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुस्लिम आदि। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उसे वहां एक बहुत अहम और पुख्ता सबूत हाथ लगा, जिसने राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अपनी अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था और उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे, जिनमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेंद्र सिंह का था। इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारने का उसका तरीका और उद्देश्य करीब करीब एक ही था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था और उसने कालीचरण की हत्या केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि वो कायस्थ जाति का था और राजा कलंदर ये मानता था कि इस जाति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। इसीलिए उसने उसे अपने फार्म हाउस पर बुला के उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसके धड़ के कई टुकड़े किए। उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस में तो कुछ टुकड़ों को कहीं बाहर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके सिर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, एक कहानी होती है। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है।
राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में कमजोर था और वो चाहता था कि समाज उसकी भी कद्र करे, उसकी भी इज्जत करे। बचपन से ही उसके मन में ये बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज इज्जत करता है, उन्हें अपने सिर पर बिठाता है। बस यहीं से उसने खुद का नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा कि उसको ये एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो राजा है। राजा कलंदर एक नरभक्षी इंसान था, माफ कीजिए गलत बोल गया, हैवान था, जिसको ये लगता था कि दिमाग से होशियार और काबिल लोगों के सिर से भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर पी लिया जाए तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। वो ऐसे ही काबिल और होशियार लोगों को अपने शिकार के लिए चुनता और उन्हें अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाता, फिर उनका कत्ल करता और उनके सिर को धड़ से अलग कर देता। रात में वो अकेले अपने फार्म हाउस पर अदालत बिठाता, फिर उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उनकी सुनवाई करता। उस अदालत में वो खुद ही जज होता, वकील भी होता और अदालत भी होता। वो इन खोपड़ियों को अपना निर्णय सुनाता और उसके बाद उनका भेजा निकालकर सुबह खाली पेट सूप बनाकर पी जाता। इस तरह वो खुद को राजा महसूस कराता। भेजा निकालने के बाद वो अपने शिकार की खोपड़ी को कलर करता, उस खोपड़ी पर शिकार की जाति का नाम लिखता, फिर अपने फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता। जैसे आपने किसी खिलाड़ी को देखा होगा कि वो अपने घर में अपनी ट्रॉफी को बहुत संभाल के और सजा के रखता है, अपनी जीत के प्रतीक के रूप में। ठीक वैसे ही राजा कलंदर भी इन खोपड़ियों को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में फार्म हाउस के पेड़ पर लटका कर रखता। पुलिस की सख्ती के सामने राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाह उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि एक बार कार में लिफ्ट ना देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर के निशानदेही पर पीगली फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा मुइन, संतोष, अशोक और अन्य की खोपड़ियां बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और आखिरी सन 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वक्षराज पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके थे, पर बहुत दुखद बात यह है कि धीरेन्द्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अदालत में 12 साल तक ये केस चला। अदालत ने राजा कलंदर के इस अमानवीय और राक्षसी कुकृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे और उसके साले वक्षराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी भी ये आदमखोर हैवान और इसका साला जेल में अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मुझे दे आज्ञा। मैं हूं यशदीप और आप देख रहे थे क्राइम कहानी। जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।